हुआ? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो आज हम इस वाले वीडियो में आपके जो 10th क्लास का पेपर आया हुआ था, साइंस पेपर, जो जेके बोर्ड से कंडक्ट किया हुआ है, तो उस पर हम चर्चा कुछ कर लेंगे, कुछ गुफ्तगू कर लेंगे हम इस पेपर पर। तो बेटा क्या बोल रहे हो, आपके पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आया हुआ है? किस एंगल से आपको मुश्किल लगा? मतलब आपने नहीं पढ़ा हुआ है उस लेवल का, किन टीचर्स ने वैसा नहीं पढ़ाया हुआ होगा आपको। बट जितना मुझे लग रहा है तो टीचर्स तो अपना 100% बेस्ट देते ही देते हैं बेटा, वो तो अपना 100% बेस्ट देते ही देते। बस बात इतनी है कि आप तक है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे परखा होगा, आपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे याद रखा हुआ होगा। क्योंकि ये वाला पेपर में पहले मैं वाहिद मान लूंगा पूरे डेकेड में, अगर 10 साल की भी बात कर लोगे, ये आज पहला पेपर ऐसा आज इन्होंने फ्रेम किया हुआ है दैट इज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो याद करके गया होगा व्हाट इज द रेस्पिरेशन और वहां पर आएगा रेस्पिरेशन का सवाल। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कोई ऐसा सवाल नहीं है जो याद करके गया होगा व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो वो सवाल आया होगा। कोई ऐसा नहीं है कि 6 केसेस रटे हुए होंगे और वही 6 केसेस बनाने होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। सारा पेपर जो आपका था ये तो सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। इनफैक्ट कि यहां तक कि अगर आप अपने लॉन्ग आंसर्स की बात कर लो, आप अपने शॉर्ट आंसर्स की बात कर लो, वो भी तो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही थे। कौन सा सवाल ऐसा उन्होंने डाला हुआ था जो कॉन्सेप्ट पर नहीं था? हर एक सवाल। इनफैक्ट मैं टीचर भी उतना नहीं अपने आप को कहूंगा, बट स्टिल मतलब मैं अभी खुद सीख रहा हूं, बट आई want to appreciate those teachers जिन्होंने ये पेपर निकाला हुआ है कि यार इससे पता चलता है कि कहां पर लेवल है। और ये लेवल जैसे इन्होंने आज पेपर को फ्रेम किया और ये टीचर्स को मतलब वो एनफोर्स करती है आज के बाद पूरा उस सीबीएसई लेवल जो हम बोलते हैं ना, सीबीएसई लेवल देना, ये डिमांड करता है टीचर को वो वाली लेवल देने के लिए स्टूडेंट को, कि असली लेवल क्या देनी होती है और किस लेवल का असली पढ़ाना होता है। ठीक है बेटा। इनफैक्ट कि अगर यहां पर टीचर टच करेगा ना एडवांस्ड चीजों को, वो आपके लिए बेटा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है बेटा। सो दिस इज द लेवल। ये लेवल जब पेपर की ऐसी होगी मजा आ जाता है पढ़ने में, मजा आ जाएगा टीचर को भी स्टूडेंट को भी पढ़ने में बेटा। ठीक है। तो अब हम देखो, अब जो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो हम कर लेंगे तीनों सीरीज एक्सप्लेन, बट सिर्फ ये मल्टीपल चॉइस वाली, वो नहीं शॉर्ट आंसर, क्योंकि वो तो इंसान याद ही करता है तो उसके बाद लिख लेता है, उन पर हम टाइम अपना जाया नहीं कर देंगे। बस सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी के सिर्फ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आए हुए थे उन पर हम बेटा बात कर लेंगे आराम से। ठीक है बेटा, शाबाश। सबसे पहले मैं उठाने जाऊंगा सीरीज ए। सबसे पहले मैं उठाने जाऊंगा बेटा सीरीज ए। हम चलेंगे इन ऑर्डर। सीरीज ए पूरे अच्छी तरीके से बेटा कंसंट्रेट कर लेना, शाबाश। अगर हम सीरीज ए की बात कर लेंगे तो पहले तो सीरीज से पहले ये बता रहा है कि पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एक नंबर के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो 2 मार्क्स के है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 23 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 है 5 मार्क्स के, एंड सो ऑन। ठीक है। अगर कॉल आया तो वहीं पर एब्रप्टली कॉल को काट देना। ठीक है, मैं भूल गया इसको फ्लाइट मोड पर रख लेना। ठीक है, कॉल आया वहीं पर इसको काट देना कॉल को, शाबाश। सो लेट्स नाउ मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, डिक्लाइन कर लेना फिर। लेट्स नाउ मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 डिमांड क्या कर रहा है? दपांशु, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज द वर्चुअल इरेक्ट एंड द लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। पहले ही मुझे पता है कि कॉन्केव मिरर का एक ही केस है जहां पर वर्चुअल इमेज बन लेती है, और वो कौन सा केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। रख लो नजर, ये है आपका बेटा कॉन्केव मिरर, ये हुई बेटा आपका पोल, ये है बेटा आपका फोकस, यहां पर है बेटा आपका ऑब्जेक्ट। लाइट जाएगी पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फोकस, यहां से आएगी दूसरी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहां पर आपको डायग्राम दिखानी भी नहीं थी, दिखाने की जरूरत भी नहीं थी डायग्राम। तो अब यहां पर परफेक्ट ऐसे जाने वाला है, तो ये इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे और ये बन गई बेटा आपकी वर्चुअल इमेज। सो इन शॉर्ट आंसर क्या था क्वेश्चन का? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ये था बेटा पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। कॉल का ख्याल रखना है, इसको आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि
डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो बेटा क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहां से पास करती है? थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। सपोज अगर कॉनकेव मिरर है ऐसे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बेटा आपका पोल, ये है बेटा आपका फोकस, ये है बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, हाँ, जो पास कर लेती है, ठीक है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से भी बोल सकते हो, उसको हम बेटा नाम देते हैं एज द प्रिंसिपल एक्सिस। शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट्स तो बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है when the light goes from one transparent medium to another, the direction of the propagation of the light changes, and this phenomenon is called as the refraction of the light. What is the cause of the refraction of the light? बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है ना, जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, और उसके बाद हम बोलते हैं कि जो बेंडिंग ऑफ द लाइट होती है बेटा, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। बट ये बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट? बेटा द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट। इस चीज का मतलब क्या है? सपोज अगर बेटा मेरा कोई इंटरफेस है बेटा यहां पर, ऐसे ही आई होप कि आपके टीचर्स ने भी ऐसे ही पढ़ाया हुआ होगा आपको बेटा। सपोज ये मेरा कोई इंटरफेस है यहाँ पर, सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये मेरा कोई रेयरर मीडियम है, सपोज मैं बेटा ये कंसिडर मैं कर रहा हूँ कि ये मेरा कोई डेंसर मीडियम है बेटा यहाँ पर। सपोज बेटा यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है बेटा, और ये इसको हम बेटा मान लेते हैं नॉर्मल है। तो अब कॉन्सेप्ट यहां पर है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है द फिनोमेनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब मसला है कहां? अब मसला है पहले कॉज क्या है? कॉज है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जब लाइट जाएगी रियरर से डेंसर तक, तो हम बोलते हैं लाइट जो है इट बेसिकली मूव्स टू इट बेसिकली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट आपकी चली जाएगी ऐसे, ये है बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया बेटा आपका एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, अगर आप लाइट आती फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम, इट वुड हैड बीन, ये बेंड हो जाती अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका भी कॉज, इसका भी रीजन क्या है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है बेटा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पैकेजिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ द रियरर मीडियम, इन केस ऑफ द डेंसर मीडियम। हम क्यों बोलते हैं कि रियरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना रियरर मीडियम में, वो बेसिकली होते हैं लूजली पैक्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक ऑफ द एयर, बट इफ वी कंपेयर द एयर एंड इफ यू विल कंपेयर द ग्लास फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर स्पीड ऑफ द लाइट कम ही होगी। क्यों? वो डेंसर है। डेंसर क्यों है? मॉलिक्यूल्स थोड़ा क्लोजली पैक्ड है। एंड ये और ये डिपेंड सारा और कर लेता है किस चीज पर? सबस्टेंस, कि उस वक्त हम सबस्टेंस को क्या कंसिडर कर रहे हैं। बट इन जनरल जो इस चीज का सवाल था, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट? इट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट एज द लाइट पासेस फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम बेटा। ठीक है बेटा, मैं अब ज्यादा फुल ना वो अंदर से तड़प हो रही है कि थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूं, बट टाइम भी रखना है वहां से मुझे मद्देनजर, और मुझे ये भी मद्देनजर रख लेना है कि मुझे वीडियो कितना लंबा जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं एक तो आपको परफेक्ट आंसर बताने की, और एक 30 सेकंड या 1 मिनट का वो टच देता हूं, एक्सप्लेनिंग टच क्या हो सकता है ऊपर से बेटा। शाबाश। वरना ये कोई यहां पर मैं ऐसा नहीं फुल एक्सप्लेन करने में, एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में 1 घंटा लग जाएगा बेटा। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। और इसी के साथ आया हुआ था और में convex lens is also called as the converging lens. Why? Because convex lens is also called as converging because it converges the rays of the light which are passing through it. उनको क्या कर लेता है? उनको बेटा ये converge कर लेता है। ये बेटा इस चीज का आंसर था, खत्म हो गई बात ही। Let's now move to question number 4. Let's now बेटा move to question number 4. Let's now बेटा move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या डिमांड कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेटा ये तो सीधी सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो तो एग्जाम्पल है ना डिस्पर्शन ऑफ द लाइट की। आप बोलोगे सर कैसे है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? इसका आंसर देखो बेटा, क्या आपने तो बेटा पढ़ा होगा ना, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म। क्योंकि जब एक प्रिज्म होता है, जब वहां से लाइट चली जाती है, तो वो इट बेसिकली गेट सेपरेटेड इन द 7 कलर्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप प्रिज्म की बात कर लोगे, सॉरी अगर आप इस रेनबो की बात कर लोगे, तो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना कोई सस्पेंडेड हमारे इस एयर में। ठीक है बेटा, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स बेटा हमारे पास होते हैं, वो बेसिकली एक्ट करते हैं एज द प्रिज्म। जब सन की लाइट, सपोज ये मान लो कि ये मेरे पास सन है यहां पर, जब सन की लाइट बेटा पड़ जाती है ना हमारे प्रिज्म पर, मान लो कि ये अब ये सपोज इस ना वाटर ड्रॉपलेट्स पर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स को मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं एज द प्रिज्म, तो लाइट जब चली आती है यहां पर, ये बेसिकली पहले हो जाती है रिफ्रैक्ट।
क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्शन के बाद इसकी हो जाती है, देखो लाइट फॉर एग्जांपल, लाइट क्या कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, व्हाइट लाइट आती है वहां से, ये बेटा हो जाती है रिफ्रैक्ट। एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच इज एक्टिंग एज अ प्रिज्म, उसके बाद इसकी हो जाती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी लाइट उसके बाद बेटा और वापस आ जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट है विद क्रिटिकल एंगल, अब वो बहुत लंबा चला जाएगा, और उसके बाद इसकी वापस रिफ्रैक्शन हो जाएगी और लाइट आपके 7 कलर्स में उसके बाद लाइट क्या हो जाती है, पूरी अच्छी तरीके से डिस्पर्स हो जाएगी। सो ये तो एक्सप्लेनेशन है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। लेट्स ना बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स ना बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही मतलब हम नहीं बोलेंगे इट्स द टफ पेपर, एक कौन आपको बता रहे हैं, फुजूल बकवास बता रहा है इट्स द टफ पेपर, ऑल इज conceptual based क्वेश्चन पेपर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। गिव द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये इसको भी बोलोगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट। हम सिंपली बोलते हैं द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, यही लिखना था इसको, I is equal to Q upon T, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। खत्म हो गई बात ही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड। चलो मेरे पास यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज H2SO4, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। Write a balanced chemical equation for a reaction involving the displacement of the hydrogen from the sulfuric acid, लेकिन by the action of the zinc, हम मैं इसको डाल रहा हूं जिंक 7, ठीक है बेटा, to form the zinc sulfate, यानी यहां पर मुझे बन रहा है ZnSO4 and the hydrogen gas plus H2। लेकिन मुझे क्या करनी है, मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। उसके लिए पहले मुझे देखना है कि रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर, और उसके बाद मुझे देखना है प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड पर। अगर मैं पहले यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ही है। अगर मैं यहाँ से देखूँ सल्फेट यहाँ से 1, यहाँ से भी सल्फेट है 1। अगर मैं यहाँ से देखूँ जिंक यहाँ से 1, जिंक यहाँ से भी, ये तो बेटा वहीं से ही बेटा, ये तो वहीं से ही बैलेंस है, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। Now let's move to question number 7. Let's now बेटा move to question number 7। बहुत ही आसान, अब मत ना है बेटा कुछ मुश्किल। अब बेटा तो ये तो सिंपल है ना बेटा, कॉन्सेप्ट है ना यार, कैसे बता सकते हो कि आप ये मुश्किल है। Let's now move to question number 7। Question number 7 बता रहा है कि when the calcium carbonate is heated, it gives the calcium oxide and the carbon dioxide. The reaction is the example of। अब देखो ना, सिंपली है कैल्शियम कार्बोनेट बेटा ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, किसमें, इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द एग्जांपल ऑफ, इट इज सिंपली द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट आपका बेसिकली डिकम्पोज हो रहा है दो हिस्सों में, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कोई दो एलिमेंट्स तो नहीं मिल रहे आपस में, कोई दो कंपाउंड्स नहीं मिल रहे आपस में। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, किसी ने किसी चीज को डिस्प्लेस तो नहीं किया हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज ने किसी को 2 बार भी डिस्प्लेस नहीं किया हुआ है। तो हम बताएंगे द करेक्ट आंसर इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स नाउ शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही है, अब हम इसको सिंपली यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेंगे। So let's now move to question number 8। हाँ जी, homologous series is a family of the organic compounds having the same functional group and their adjacent members differ by the CH2 unit। ठीक, give the formula of the first 3 homologues of the carboxylic acid। फर्स्ट थ्री होमोलॉगस का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट 3 मेंबर्स बताओ हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं। बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा। बेटा वो होती है CnH2n+1 COOH, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वन कैश क्वेश्चन था पान, पहले 3 नंबर्स इसके बता दो। चलो हमको पता है कि n क्या होता है, n होता है 0 1 so on। So let's now put first of all the value of the n equal to 0। तो ये बन जाएगा putting n equal to 0, तो ये आ जाएगा C0 H2 into 0 0 0 plus 1 हो गया 1 COOH, तो ये बन गया H1 COOH।
H1 हुआ H के बराबर, तो HCOOH बन गया पहला मेंबर इसका। इसको हम बेटा, इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड, और हम स्टैंडर्ड नाम इसका हम बता देते हैं एज अ मिथेनोइक एसिड। सो दिस इज टू बी कॉल्ड एज द मिथेनोइक एसिड बेटा, बन गया ये पहला मेंबर। अब आपको होमोलॉगस सीरीज का उसूल पहले ही पता है, प्रॉपर्टीज का होमोलॉगस सीरीज की, कि इसमें हर एक मेंबर जो है वो डिफर करता है बाय द CH2 यूनिट। कर दो ऐड CH2 यूनिट, तो बनेगा CH3COOH बेटा। और देखो ना कितने कार्बन है, 2 कार्बन है सर, क्या नाम देंगे इसको? देखिए इथेनोइक एसिड, इट इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड। और होमोलॉगस सीरीज का उसूल पता है, क्या पता है? CH2 को ऐड करना है, और कर दो ना CH2 को ऐड, बन जाएगा CH3CH2COOH। अच्छा मान गोबरा, कार्बन कितने? कार्बन तो 2 है, कार्बन तो सॉरी ये आपका बन गया यहां पर CH3, हमने यहां पर इसको 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया था आपका H, इसको 2 ऐड कर दिया यहां पर, तो ये आपका बन गया C0, उसके बाद हो गया C1, हो गया ना 2, हो गया यहां पर इथेनोइक एसिड। अब इसको हम अब N को हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे एज द 1, पहले 0 कर दिया, फिर 1 कर दिया, अब 2 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा C2H5COOH। सो बेटा कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है यहां पर। सो दिस इज टू बी बेटा कॉल्ड एज द प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसको हम बेटा यहां पर क्या नाम देंगे? इसको हम बेटा यहां पर नाम देंगे द प्रोपेनोइक एसिड। वही हो गया CH3, वही हुआ था CH3CH2COOH। CH3 देखो क्या, वही मैंने इसको ऐड किया था ना, CH3CH2COOH आए थे ना कार्बन बेटा 3, वही तो मैंने लिखा हुआ था। सो इसको हम बेटा नाम देंगे एज अ प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम देंगे? प्रोपेनोइक एसिड। तो ये थे पहले 3, ये इसके थे 3 मेंबर्स बेटा। सो आई होप ये भी आपने ऐसे ही किया हुआ होगा, ठीक है बेटा। चलो बेटा आगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 का, और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 का एक और भी था ना, क्योंकि मैं अभी इन जनरल सारा दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का और था कि सोप मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 parts having the different properties, ठीक, and name the part of the soap molecule that is the hydrophilic। फिलिक का मतलब होता है ना प्यार करना, यानी इसको सोप के किस हिस्से को किस चीज के साथ प्यार होता है, तो हाइड्रोफिलिक उसी को नाम देते हैं। और सेकंड पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, यानी डरा हुआ उस चीज से। सो अगर हम सोप की बात ही करेंगे, इट इज RC+OONA, यही होता है ना बेटा, ये था सोप की रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहां पर बात बोल रहा है कि सोप मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ द 2 parts हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक, नेम द पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बेटा कौन होता है? आपको पता है, जब पानी में होते, जब इसको पानी में डालते, जब डिसोसिएट होता है इनटू RC+O सिंगल बॉन्ड O और Na विच इज पॉजिटिव एंड दिस पोर्शन इज नेगेटिव। ये बेटा लॉन्ग चेन होती है बेटा हाइड्रोकार्बन की। इनफैक्ट हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं एज इन द सिंबॉलिक अप्रोच ऐसे, जिसका ये तो लॉन्ग चेन बेटा होती है हाइड्रोकार्बन्स की, होती है बेटा। तो अब किस पोर्शन को होगा प्यार पानी के साथ? केमिस्ट्री की कहावत ही है बेटा, जो पोलर होता है ना, पोलर को पोलर के साथ ही लाव होता है, नॉन पोलर को नॉन पोलर के साथ ही लाव होता है। सो दिस इज द आयोनिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट इज द पोलर पोर्शन, इसको पोलर के साथ ही प्यार होगा। इनफैक्ट दूसरे अल्फाजों में आप बोलोगे जो पोलर पार्ट है सोप का, उसको लाव होगा किसके साथ? वाटर के पोलर, क्योंकि वाटर इज द पोलर है, सब पोलर चीज होती है वाटर, वो पोलर पोर्शन को पोलर के साथ ही बेटा लाव होगा। इसके 2 आंसर आप दे सकते हो, या तो आप दे सकते हो इसको आयोनिक पार्ट, या तो आप इसको दे सकते हो कि पोलर एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल, वही बेटा उसको वो होता है हाइड्रोफिलिक बेटा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। शाबाश। ठीक है बेटा, शाबाश। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द जिंक, जब जिंक की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है, इट गेट्स, जिंक को क्या हो जाता है बेटा? सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट। वाज इट क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस? हाँ, पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या बोलता है हमको बेटा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोलता है कि सपोज
एक कंटेनर में हम डाल देंगे 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। वन इज टू बी कॉल्ड एज द एनोड जो पॉजिटिव होता है, एंड सेकंड वन इज टू बी कॉल्ड एज द कैथोड जो नेगेटिव होता है। इन दोनों को हम बेटा बैटरी के साथ कनेक्ट करवाएंगे। अच्छा, चूंकि एनोड पॉजिटिव है तो ये बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ ही कनेक्ट हुआ होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड। कैथोड नेगेटिव है, ये नेगेटिव एंड के साथ ही कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है बेटा। अब क्या है, अब पहले सवाल को परखना है, पहले समझना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो हम कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द जिंक, हम जिंक की कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसका मतलब है बेटा, यह उसूल है इस क्वेश्चन का कि आई मीन टू से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का ये उसूल है, जिस चीज की आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बेटा कर रहे हो ना, उसका प्योर थोड़ा सा किसी कहां से भी आपको लाभ हो, उसका थोड़ा सा प्योर आपको पहले ही डालना है कैथोड पर, उसका प्योर थोड़ा सा पहले ही आपको डाल देना है बेटा कैथोड वाले एंड पर। तो इस पर मान लीजिए कि पहले ही थोड़ा सा प्योर सा जिंक है ही बेटा इसमें, लेकिन जो ये है ना एनोड पोर्शन, इसमें हमने डाला हुआ है इम्प्योर जिंक, इस पर है प्योर जिंक और इस पर है इम्प्योर जिंक। इसका मतलब ये तो मोटी रॉड होगी, क्योंकि इस पर हम डाल रहे हैं कि इम्प्योर जिंक बेटा, ठीक है बेटा। अब इसके तो इस पे आप इम्प्योर जिंक है, दिस इज द इम्प्योर जिंक। अब क्या, जब जो ही हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, जो ही करंट फ्लो करने लगेंगी, तो एक जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा निकलेंगे एक जिंक में से, और वो जाएंगे ऐसे ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, तो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहां से निकलेंगे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो हर एक जिंक पर चार्ज क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव। और जो मुझे भूल गया पहले बता देना कि जो इलेक्ट्रोड्स है उनको हम डाल रहे हैं उसी के साल्ट में, एंड बेटा व्हाट इज दैट साल्ट, दैट साल्ट इज ZnSO4, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो यहां पर है दैट इज द जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट को जब मैंने पानी में बेटा डाल दिया, जिंक सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है इनटू द Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अब क्या करेगा ये जिंक 2 पॉजिटिव, क्या सोचता है अंदर से, ये सोचता है हो मैं तो अकेला यहां पर पड़ा हुआ हूं, और मैं क्या यहां पर ऐसे इस फॉर्म में मैं क्या कर लूं बेटा, यहां पर ये सोचता है अंदर से मैं क्या कर लूं अब इस फॉर्म में, यहां पर मैं क्यों ना एक चीज कर लूं, इस पानी में तो इस इलेक्ट्रोलाइट में तो Zn2 पॉजिटिव मेरे भाई जैसे है, उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है, चलो हम एक चीज कर लेंगे, हम इसे उतरेंगे और हम चले जाएंगे Zn2 पॉजिटिव के पास। ये बोल रहा है Zn2 पॉजिटिव, इसके साथ जो इंप्योरिटीज है उन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये बोलते हैं Zn2 पॉजिटिव वाले चलो उठे और हम चले जाएंगे यहां पर, और ये अपने भाई के साथ मिल जाएंगे। लेकिन इंप्योरिटीज मतलब इंप्योरिटीज का कोई चार्ज तो नहीं होता है, इंप्योरिटीज बेचारे रह जाएंगे पानी में, उनको कौन अपने साथ लेगा, वो तो यतीम है बेचारे। लेकिन Zn2 पॉजिटिव अपने ही भाई के साथ चला जाए, और Zn2 पॉजिटिव जब सारे उतरेंगे ना नीचे, पॉजिटिव को अपना ही एक अलग सा प्यार होता है ना, जैसे एक लड़की को प्यार होता है, ऐसे इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ बेटा प्यार होता है। तो ये Zn2 पॉजिटिव चला जाएगा और बैठेगा कैथोड पर। आहिस्ता आहिस्ता ये रॉड अब पतली होने जाएगी, क्योंकि Zn2 इस पर उतर रहे हैं, तो ये Zn2 पॉजिटिव पतली हो जाएगी ये रॉड। और जब ये पानी इस इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस कैथोड की ओर, और सारा जिंक जो है वो किस पर डिपॉजिट होगा, वो आपके कैथोड पर बेटा डिपॉजिट होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, और जिंक रॉड ये वाली कैथोड की रॉड अब मोटी हो जाएगी, वो पतली हो जाएगी, अब ये मोटी हो जाएगी। तो जब ये इसकी तरफ सारा अट्रैक्ट हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं कि जिंक कहां पर डिपॉजिट हो गया, कैथोड वाले रीजन में। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज deposited on the cathode beta. So this was the question number 9 beta. I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हुआ होगा. Let's now beta move to question number 10. Let's now beta move to question number 10. अब हम बेटा कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात. बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है, हमको आधा घंटा हो गया शायद, है ना. क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब ही पहले ऐसा है कि बेटा
यहां से तो एक बहुत ही जबरदस्त नॉन मेटल है, सॉरी यहां से तो एक बहुत ही जबरदस्त मेटल है, और जिस मेटल ने डोनेट किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कि उसने एक ऐसा बॉन्ड बनाया हुआ है, सपोज अगर हम ऑक्सीजन लेंगे, ऐसा बॉन्ड बना लिया हुआ है कि ये बॉन्ड टूटने वाला, और ये वाला प्यार जो है ना, एक लड़का लड़की से भी मुझे लग रहा है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक वाला प्यार है, और हाई लेवल प्यार होता है इन इस कंपाउंड को, जो ये एक मेटल होता है जो ऑक्सीजन के साथ यहां पर प्यार रखता है बेटा, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल मेटल होता है। अब मसला है, हम चाह रहे हैं कि नहीं, किसी भी तरीके से इस प्यार को हम आगे ना बढ़ाए। अब मसला है कैसे इस प्यार को आगे ना, इसको क्या मैं मारूंगा तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे। ओ बेटा, इसके लिए बहुत ही खतरनाक एक ही अल्लाह ताला ने इसके लिए रखा हुआ है प्रोसेस। इस प्रोसेस के बगैर पॉसिबल ही नहीं है पूरी दुनिया में कि इन दोनों को, इनके प्यार को कैसे हम तोड़ सकेंगे। और वो एक ही चीज़ है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगा देना। उसको हम बेटा नाम देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगा देना। बस वाहिद एक इनका प्यार जो है वो इसी इलेक्ट्रिक शॉक से बेटा खत्म हो जाएगा। एंड द प्रोसेस टू बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करना, लेकिन किससे? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब वहां से इलेक्ट्रिसिटी बेटा चलती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ये तो सिंपल सी बात है, किसी ज़बरदस्त किसी जो रिएक्टिविटी, जिस एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बेटा बहुत ही हाई होगी, वही तो ऐसा प्यार कर लेंगे ना। तो जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो गई, जो आपको वहाँ से मेटल मिलेगा वो क्या होगा? वो तो जाहिर सी बात है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्ट वाला मेटल होगा। और वो कौन से होंगे? जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर होंगे। वो कौन से है? फॉर लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है? वो होगा, लो भी नहीं आएगा, इन द मिडल भी नहीं आएगा, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी का मतलब यहां पर है रिएक्टिविटी सीरीज के जो टॉप पर होते हैं। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है? नेम एनी टू बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल की यहां पर ये बात कर रहा है। सो अगर हम बेटा बायोडिग्रेडेबल की बात कर लेंगे, सो एक तो हम यूरिन ले सकते हैं, ठीक है बेटा, यूरिन है बायोडिग्रेडेबल। काऊ डंग की अगर हम बात कर लेंगे, वो भी है बायोडिग्रेडेबल बेटा। बायोडिग्रेडेबल कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं? जो थ्रू नेचर खुद ही वो बेटा हो जाएंगे डिकम्पोज। काऊ डंग, यूरिन एटसेट्रा, दो ही देने थे ना, शाबाश। नेम द हार्मोन दैट इनहिबिट्स द प्लांट। और क्या मजा है इस पेपर में, क्या क्या लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेंगे, बेटा क्या मजा है करने में। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि नेम द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स द प्लांट ग्रोथ। इनहिबिट का मतलब बेटा क्या होता है? इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करता है, प्लांट ग्रोथ को स्टॉप करता है। एंड व्हाट आर दैट हार्मोन्स कॉल्ड? दैट बी कॉल्ड द फाइटोहार्मोन्स। उनको हम फाइटोहार्मोन्स कहते हैं बेटा, फाइटोहार्मोन्स। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइटोहार्मोन जो इनहिबिट करता है बेटा प्लांट ग्रोथ को? एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज द एब्सिसिक एसिड, जो हमको मदद करता है एब्सिशन में भी। इसको कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन है इसका बेटा एब्सिसिक एसिड। ऑल्सो दीज हार्मोन्स आर टू बी कॉल्ड एज द फाइटोहार्मोन्स। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये आपका सवाल नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। फोन पर नजर भी रख लेना, कोई कॉल तो नहीं करेगा। सवाल नंबर 12 भी कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स नाउ बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेंगे, आप देखो पहले टाइम क्या चल रहा है वीडियो में, कितना आ गया? 29. ठीक ये तो भी टाइम है। नेम द सबस्टेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन यील्ड इज द ब्लीचिंग पाउडर। जाहिर सी बात है, उसको हम ना बेटा नाम ही देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन भी क्या है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, वही हमको लास्ट में देता है ब्लीचिंग पाउडर। हो गया ये सवाल भी कंप्लीट। अब है इसके बाद असर्शन। हाँ, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बराबर ना नीट में आपको ऐसे ही पेपर आने वाला है बेटा।
ठीक है, अब देखो पेपर क्वेश्चन क्या बता रहा है। नाउ लेट्स नाउ मूव टू बेटा क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स नाउ बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर्स 14 to 16 two statements assertion and the reason are given, select the correct answer to these questions from the codes A B C D। वो ये तो छोड़ो, अब आगे चलो पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14। if any food item containing the oil or the fat is left for a long time it develops the bad taste and the bad smell। हाँ ठीक बात है, इसको हम rancidity कहते हैं। food item goes under decomposition to produce the गैसेस। बेटा वहां पर हो जाती है बेटा हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाती है वहां पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताओगे ए इज ट्रू। आप बताओगे इसका ए इज ट्रू, ए तो ट्रू है, बट बेटा वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो हम बताएंगे बी इज फॉल्स। बी कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, ठीक है। आप बोल रहा है कि बोथ ए एंड फूड आइटम अंडरगो द डिकम्पोजिशन। इसका आप बेटा लोगे यहां पर आंसर एज बी इज ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट लाना है। हाँ एक ए बात तो ये सही कह रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटा। सो लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है कि विदाउट वेरिएशंस एवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, ट्रू बता रहा है। एंड ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो जो हमको ये नेशनल सिलेक्शन थ्योरी भी हमको यही बेटा कहती है कि ओनली द यही जो हमारे पास यूजफुल वेरिएशंस होते हैं वही ट्रांसमिट हो जाते हैं। आप क्या यही लिखोगे ट्रू? कभी भी नहीं लिखोगे ऐसा। सुनो मेरी बात, मैंने पहले ही आपको बोला है व्हेन एवर यू गो टू जेनेटिक्स और दीज फिजियोलॉजी टाइप क्वेश्चंस यू ऑलवेज कंसल्ट, यू गिव द मोर प्रायोरिटी टू गाइडेंस इन द हॉल। जब भी मैं हमेशा लाइव प्रोसेस भी पढ़ाता था वहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप यू विल सिंपली टेल दैट जब हम बोलते हैं ना कि ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, आप यहाँ पर कहीं भी नहीं बोलोगे कि जब वेरिएशंस 100% जो ये बोल रहा है कि वो यूजफुली जाती है, क्योंकि आप हमेशा देखोगे डीएनए कॉपिंग के वक्त कोई ना कोई खराबी तो होती ही होती है बेटा। तो इसको मैं कभी भी नहीं मानूंगा। अगर यहाँ पर भी मैं वही बताऊंगा कि अगर टीचर्स आपको बताएंगे ना दोनों करेक्ट है, डोंट गो विद देम, गो विथ माय आंसर। आप ले लेना कि विदाउट वेरिएशंस एवोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, वो तो ट्रू है, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, वो तो सही बात है। लेकिन जो ये बोल रहा है ना कि ओनली द यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड, नहीं, इसको बेटा फॉल्स मान लेना। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इसको फॉल्स ले लेना, क्योंकि डीएनए कॉपिंग के वक्त हो जाती है कि वेरिएशंस कुछ भी बेटा वहां से चली जाएगी। इसको आप बेटा वहां से फॉल्स ले लेना जो ये बता रहा है, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड द ट्रांसड्यूसर्स, इट्स ट्रू, क्योंकि वो खुद बेटा प्रोड्यूस करते। ए इज ट्रू। दे चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। यहां पर आपको ऑप्शन देना है ए इज ट्रू, ए इज ट्रू एंड दे ट्रांसड्यूसर्स एंड दे चेंज द वन फॉर्म। हाँ ए इज ट्रू, बट आप बोल सकते हो आर भी करेक्ट है। हाँ क्योंकि ऑटोट्रॉफी जो होते हैं उनको हम इसलिए प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं क्योंकि ये खुद मतलब लाइट को करते कन्वर्ट इसमें क्या इसको बता देते केमिकल फॉर्म में, ठीक है। सो गिव बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द ऑफ द असर्शन, ठीक है बेटा। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 16। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें अब ये चीज है कि जो ये बोल रहा है कि दे चेंज, अगर ये फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि ये ट्रांसड्यूसर्स है, तो वहां पर ही आप ऐसे भी बोल सकता था कि इनको हम ये प्रोड्यूस, बट यू गो विद दिस। हम बोल सकते हैं ना हाँ ये, और क्योंकि खुद करते हैं प्रोड्यूस। हम इसमें तो आ सकता है ये भी कि बोथ आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पर ये बता सकता है कि आर इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये बात कर रहे हैं भी ट्रांसड्यूसर्स की। बट माई जो जितना मुझे दिमाग में आ रहा है, यू गो विथ बी, आर इज करेक्ट। आई फील कि आर भी करेक्ट है, क्योंकि हाँ ये दोनों, एंड अगर ट्रांसड्यूसर है तो मतलब खुद ही कोई ना कोई चीज़ तो खुद कर रहा है। यू गो विद दिस ऑप्शन। बट इस पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम 80% मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ कि गो, क्योंकि मुझे की भी तो नहीं पता है क्या नहीं निकाली हुई है। गो विथ ए इज करेक्ट एंड मतलब गो विद ऑप्शन नंबर ए। इससे मैं आपको बोलूँगा गो विद ऑप्शन नंबर ए विच टेल्स अस दैट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू, ये हमारा था सवाल नंबर 16 और इसके बाद हम चले जाएंगे सवाल नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम जाएंगे सवाल नंबर 17 पर। ओ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद उसी पर हमको बात कर लेनी है। शाबाश।
मुझे नहीं लग रहा है कि आज दोनों सीरीज हो सकते हैं, एक सीरीज आज अपलोड करेंगे, कल दो कर लेंगे हम। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। बेटा जो आपने बेटा पढ़ी हुई होगी किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, वो ये चीज़ है कि अगर हम कोई हॉर्सशू टाइप मैग्नेट हम लेंगे यहाँ पर बेटा, और सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ इट एंड सपोज दिस इज द साउथ पोल ऑफ इट, और इस मैग्नेट के बीच में हम एक वायर को बेटा ला रहे हैं, एंड सपोज द स्टैंड हियर, एक स्टैंड हम ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि सपोज ये कनेक्टेड है इससे, बट ये मूव कर सकती है, वायर मूव कर सकती है आराम से, ठीक है बेटा। एंड सपोज दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड, और जो है यहाँ से इसके साथ बंधी हुई है। अब क्या ये बता रहा है, पर हम क्वेश्चन पर बात कर लेंगे। सो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट यही बता रही है कि जब करंट यहाँ से फ्लो होती है तो ये जो हमारे पास एक कंडक्टर होता है, तो इस ये जो यहाँ पर वायर है ये इसमें करंट चलेगी, जिसकी वजह से आप ये एक्सपीरियंस कर लेगी। इसके और ने जो बोला कि इसके इर्द गिर्द फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये जो आपका ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है, ये हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है, ये ऑलरेडी अपना ये मैग्नेट है तो ये फील्ड अपना प्रोड्यूस कर लेगा बेटा। तो इस जब जो ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे तो इस वाले मैग्नेट पर क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स एक्ट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द फोर्स ओनली। करेक्ट ऑप्शन व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तब तो फिर कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं एक्सपीरियंस कर लेगा, जीरो होगा वहां पर। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आगे ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। सो मैं यहाँ पर बी लिख लूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका जो पहला पार्ट है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर सेकंड। The force acting on a conductor placed in a magnetic field is proportional to. The force acting on a conductor, ठीक, placed in a magnetic field is proportional to current flowing through the conductor, length of the conductor. वेरी गुड, क्योंकि हम बेटा बोलते ही है ना कि जो फोर्स होता है एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड को भी, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा अच्छी इंटरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और उसकी वजह से ये इस पर तो ज्यादा फोर्स एक्ट हो जाएगा। ठीक है ये बात, ठीक है ये बात। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा करंट, जितनी बेटा करंट ज्यादा हो जाएगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा उतनी जो ये वायर है ये अच्छी तरीके से हिल जाएगी। तो ये भी है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट यहाँ पर। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बेटा जितनी लेंथ इस कंडक्टर की ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, उतनी इंटरेक्शन अच्छी हो जाएगी, उतना इस पर फोर्स ज्यादा अच्छा लग जाएगा। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बी। तो एफ हम इन कलेक्टिवली बोल सकते एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। तो go with all of these. All of these is the correct option. All of these. Option number D. All of these बेटा। चलिए जी आगे, चलिए जी आगे, चलिए जी आगे। फिर क्या है क्वेश्चन। इन अ किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट द करंट द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये तो सिंपल सी बात है, जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो तभी इसका ये निकलेगा। तो ये इसका ये है कि म्यूचुअली दे शुड बी म्यूचुअली एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है बेटा, इट शुड बी म्यूचुअली एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। तभी तो हम इसमें लगा सकते हैं हमारा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, तब भी हम इसमें अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड बेटा रूल लगा सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है इसके थर्ड का बी। Correct option of the third is B. Now let's move to part number 4. Direction of the force on a current carrying conductor in a magnetic field is given by, go with the straight answer, Fleming's left hand rule beta. Fleming's left hand rule, and this is the option number C. Option number C correct है, Fleming's left hand rule. Which among the following works on the principle of the kicking wire experiment? Go with the direct option motor, क्योंकि वो जो जनरेटर होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क कर लेता है। तो मोटर जाओगे आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका वी पार्ट का आ जाएगा ए। तो ये था बेटा आपका सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब टाइम बताओ क्या आ गया इसी में वीडियो में, मतलब कितना वीडियो कितना हुआ 39 ही हुआ अभी।
ओके, लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हमको बता रहा है कि ओके ठीक, ऑन मूविंग फ्रॉम, पहले इसने दिया है ना ये पीरियोडिसिटी के रिलेटेड, एटॉमिक साइज है, इनके प्रॉपर्टीज के रिलेटेड दिया. अब सुनो क्वेश्चन क्या बता रहा है. क्वेश्चन नंबर 18 इसका जो पहला है ये बता रहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस. जब हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं ना पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज को यहाँ हो जाएगा. एटॉमिक साइज टू बी डिफाइंड एज द एटॉमिक रेडियस को क्या हो जाएगा बेटा, समझना बेटा बात को. एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस से डिफाइन कर लेते हैं. अब बोल रहा है कि हम चले जा रहे हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक पीरियड में, तो एटॉमिक साइज को क्या हो जाएगा. समझ लेना बेटा, कॉन्सेप्ट को समझ लेना बेटा. जो ही आप लेफ्ट से लेकर राइट तक चले जाओगे ना, जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो जाएगा ही हो जाएगा. जब एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज हो जाएगा, समझ लेना बेटा बात को, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से, इंक्रीज को मैंने दिखाया एरो ऊपर की तरफ से, इंक्रीज हो जाएगा. अगर आपका एटॉमिक नंबर बेटा इंक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज बेसिकली द कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी बेटा इसका मतलब इंक्रीज है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. बेटा जब नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज, और वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इंक्रीज. क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन्स का, तो न्यूट्रल चार्ज है तो सारा चार्ज आ जाएगा आपके न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस में सारा चार्ज आएगा प्रोटॉन से, और वो भी इंक्रीज है. अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, और जो अब यहां से हमारा न्यूक्लियस है, और जो जितना न्यूक्लियस का चार्ज यहां से बढ़ रहा है वो बेटा ज्यादा होगा कि ना, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो आउटर मोस्ट शेल में होगा वो ज्यादा होगा. जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का ये वहाँ पर चार्ज बेटा ज़्यादा होगा. जब न्यूक्लियस का चार्ज बेटा ज़्यादा होगा, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इनको बेटा आपस में क्या कर लेंगे, आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे. जब इसने आपस में अट्रैक्ट हो गया तो एलिमेंट बजाते खुद एलिमेंट खुद हो गया श्रिंक, इन्हें बेचारा पिसल गया, और हम बोलेंगे इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो गया. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसका है वो माना जाएगा डिक्रीज. ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज हो जाएगा. तो ये आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा यहां पर. उसके बाद ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. अच्छा, अब जब हम डाउन द ग्रुप चले जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो बेटा इंक्रीज हो जाएगा, वो तो मसला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है जो ही मैं डाउन द ग्रुप चला जाऊंगा, नंबर ऑफ द शेल्स बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी. समझो कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ शेल्स जो है ना, नंबर ऑफ शेल्स बेटा इंक्रीज हो जाएगी. जो ही बेटा नंबर ऑफ द शेल्स इंक्रीज हो जाएगी ना, तो इस चीज का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स का वहां पर बेटा चार्ज होगा वो इनफैक्ट इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा. यहां पर हम ऐसे बताएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक माई दीज वर्ड्स बैक. फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, जब नंबर ऑफ द शेल्स बेटा इंक्रीज हो जाएगा ना, वो भारी पड़ जाएगा इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है, नंबर ऑफ द शेल्स. जिसकी वजह से मैं ये बात बताऊंगा कि जो ये बोल रहा है कि ऑन मूविंग डाउन द एटॉमिक साइज बेटा वहां पर डिक्रीज कर लेगा, सॉरी एटॉमिक साइज वहां पर इंक्रीज कर लेगा. एटॉमिक साइज तो इंक्रीज कर लेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना यहीं से ही, नंबर ऑफ द शेल्स जब इंक्रीज हो रहे हैं वो भारी पड़ जाएगा किसके चार्ज पर, इस न्यूक्लियस के चार्ज पर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड पार्ट का, वो है इंक्रीज. इसकी पहला पार्ट का था डिक्रीज, 2 का है इंक्रीज, 2 का है बेटा इंक्रीज. लेट्स मूव further. Which properties among the following shows regular variation on moving down the group or along a period? Atomic size, valency, metallic character, all of these. बेटा ये simply all of these है. थर्ड का है all of these बेटा, all of these. चले बेटा आगे. Which element among the following has the highest atomic radii?
ओके, अच्छा सवाल है, समझना बेटा, समझना बेटा। सबसे पहली बात इस सवाल को समझने के लिए किस किस के बारे में बता रहा है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम में क्या बता रहा है कि एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा बेटा किसका है? बेटा समझो, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, ठीक है। ग्रुप 1 का एलिमेंट इसमें है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है बेटा। ग्रुप 1 का इनमें एलिमेंट है एक तो सॉरी ग्रुप 1 का है सोडियम एंड मैग्नीशियम। ग्रुप 2 की, इनको मैं यहां पर लिखूंगा ग्रुप 1 है, मतलब ये ग्रुप 1 है, सॉरी यार, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 की मैं बात कर रहा हूं। ये दो है ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ये भी है ग्रुप 1 ग्रुप 2, जिसमें ये ग्रुप 1 है और जिसमें ये ग्रुप 2 है, ठीक है बेटा। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के। अब बेटा समझो बात क्या है। अगर हम देख ले पोटेशियम की बात, सबसे पहले समझना, या हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज डाउन द पीरियड, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, पहले सबसे पहले बात है, इनकी मैं यहां पर जिक्र ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये दो जो है ना, सोडियम और मैग्नीशियम, पीरियोडिक टेबल में ये इन दोनों के ऊपर आ जाते हैं। अब आई एम नॉट मतलब 100% श्योर कि पहले सोडियम आ जाता है कि पहले मैग्नीशियम आ जाता है। अब इन शॉर्ट ना तो मुझे इनकी बात ही कर लेनी है, बट इतना तो है कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो आ जाते हैं इन दोनों के ऊपर, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों के मुतालिक तो पहले मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे किसके मुतालिक फिर बात करनी है? पोटेशियम और कैल्शियम। अगर मैं पोटेशियम और कैल्शियम के मुतालिक बात कर लूं तो जो केमिस्ट्री का बेसिक रूल है वो यही बता रहा है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। चलो ठीक है, लेकिन बेटा आपको रूल पता है ना पीरियोडिक टेबल का कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हो जाता है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है हायर टू लोअर, डिक्रीज हायर टू लोअर। कोई इसका ज्यादा होगा और इसका बेटा कम होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। जब आप जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज। एज वी मूव फ्रॉम द डिक्रीज आई मीन टू हियर से हायर से वो जा रहा है लोअर की ओर, हायर से वो जा रहा है लोअर की ओर। एक मिनट बेटा, एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जो हमारा यहां पर एटॉमिक रेडियस होता है वो हो जाता है बेटा डिक्रीज। क्यों हो जाएगा डिक्रीज? क्योंकि जितना एलिमेंट्स अंदर ये खींच लेगा ऑटोमेटिक ये इसको कर लेगा श्रिंक, डिक्रीज, ठीक। और ये यहां पर बता रहा है हाईएस्ट। अगर ये डिक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज, तो नहीं हो सकता है कि, तो इसका तो कम बन जाएगा। हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। अगर हम कैल्शियम को हम मान लेंगे ऐसे, इफ दिस इज द कैल्शियम, पोटेशियम हाईएस्ट, एज वी मूव डाउन द, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, हम तब बताएंगे कि अगर हम लेफ्ट से राइट तक, मगर पोटेशियम का पहला आएगा वो तो 19 उसका एटॉमिक नंबर है, फिर उसके बाद कैल्शियम आएगा उसका 20 एटॉमिक नंबर है। और अगर जब हम लेफ्ट से लेकर राइट तक चले जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस तो जाहिर सी बात है वो तो कम ही होता चला जाएगा, एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा तो आंसर आना चाहिए बेटा कैल्शियम इसका फिर। बट दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग आउट ऑफ माई माइंड बेटा हियर, कि अगर हम इसका तो करेक्ट ऑप्शन इज पोटेशियम, इसका तो पोटेशियम, अगर आपने पोटेशियम लिखा हुआ है एग्जाम में दैट इज द 100% करेक्ट ऑप्शन। बट मेरे दिमाग से एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि सपोज अगर हम यहाँ पर लेंगे पोटेशियम और कैल्शियम की अगर हम बात कर लेंगे, बट पोटेशियम तो आना चाहिए पहले, इससे पहले, क्योंकि इसका एटॉम इसका 19 है, इसका 20 है।
तो हम जा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जो ही हम लेफ्ट से लेकर राइट तक चले जाएंगे तो हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस हो जाता है डिक्रीज। अगर एटॉमिक रेडियस हो जाता है डिक्रीज सॉरी, एटॉमिक रेडियस हो जाता है डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक तो बात है। तो क्या से डिक्रीज जब हो जाएगा तो इसका मतलब है ना कि यही तो बड़ा है, पोटेशियम ही तो बड़ा है, इट हैज़ द बिग। ये तो मैं मुझे बोलना आपको सब ये नहीं है। हम बोलते हैं कि ये हो जाता है डिक्रीज, तो इसी का तो ज़्यादा होगा, पोटेशियम का तो फिर ज़्यादा होगा। डिक्रीज गो हायर टू लोअर, पोटेशियम पच्चू कैल्शियम को कम है, ये तो लोअर होगा ना इससे। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटेशियम। जाहिर सी बात, और एक बार रिपीट कर लूँगा, सुनो बेटा, उन दोनों की मुझे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ पोटेशियम और कैल्शियम की बेटा बात कर लेनी है। मैं बोल रहा हूँ आपको, जो ही मैं जा रहा हूँ ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज का मतलब है जब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वहाँ, वो डिक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा से जा रहा है वो कम की ओर। को ज़्यादा किसका है, पोटेशियम का कि कैल्शियम का? ज़्यादा हमारे पोटेशियम का है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा है पोटेशियम। पोटेशियम इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया पर ये सवाल भी कंप्लीट। इसका वी पार्ट है, इसका वी पार्ट क्या है मुद्दा टाइम? बस ए सीरीज हो जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ऑक्सीजन हम यहां पर लेंगे, फ्लोरीन यहां पर लेंगे और नाइट्रोजन हम यहां पर लेंगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सो इट्स लाइक दिस, ऑक्सीजन, ये किसका बता है? एक तो ऑक्सीजन बता और बता रहे फ्लोरीन का और बोल रहा है कि नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए जी बेटा। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक? इंक्रीजिंग ऑर्डर बता देना है एटॉमिक रेडियाई का बेटा। सिंपल सी बेटा बात है, पहले आप ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, सॉरी 8 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, दैट इज बेटा 2,6। ठीक है बेटा। चलिए जी बेटा, आ जाइए आप पहले नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन की क्या है ये एटॉमिक नंबर? वो तो 7 है नाइट्रोजन। हाँ, तो ये बन जाएगा 2,5। और अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे दैट इज 9, तो ये बन जाएगा 2,7। अब समझो बेटा बात। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर बता देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर एज वी नो, लेफ्ट से जो ही हम राइट चले जाएंगे, समझना, जो ही मैं लेफ्ट से, देखो मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, जो ही हम लेफ्ट से चले जाएंगे राइट, सबसे पहले कौन सा वाला होगा? सबसे पहले हमारे पास होगा जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा जिसके पास आउटर मोस्ट में फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो इसका मतलब है पहले आ जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद आना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है ना बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना। फ्लोरीन सबसे पहले, मुझे देखना है पहले सबसे पहले यानी गो सबसे पहले वाला इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मुझे बोल रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूं, लेकिन किस ऑर्डर में जा रहा हूं मैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कम से लेकर जा रहा हूं ज्यादा। तो ज्यादा, तो अगर मैं जा रहा हूं सबसे ज्यादा, इनमें किसके होगा? सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर मैं ज्यादा की बात करूंगा वो तो होगा नाइट्रोजन। डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा इसका नाइट्रोजन, फिर बनेगा इसका ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका बनेगा फ्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज ऑक्सीजन, और उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका नाइट्रोजन। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डी ऑप्शन। और एक बार बताऊंगा कैसे। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, जो ही हम जा रहे हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक है बेटा, लेफ्ट से लेकर राइट तक पहला वाला मुझे वो एनकाउंटर वहां पर हो जाएगा जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, एटॉमिक रेडियस में बोल रहा हूं फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, लेकिन क्यों है ज्यादा?
सबसे आई मीन टू से जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ सबसे पहले मुझे उसका आएगा जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। एटॉमिक लेफ्ट से राइट तो एटॉमिक रेडियस तो ज़्यादा होगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ पहले फ्लोरीन का क्यों एटॉमिक रेडियस कम होगा, इसलिए क्योंकि इसको नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। जिसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे ना उतना उसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो कम होगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले आ जाएगा मेरा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, सो दिस वाज पार्ट नंबर वी। और अब है बेटा यहाँ पर आपका ये भी। ओके, सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19। ये बेटा जब कॉन्सेप्ट से इंसान सवाल करने बैठेगा तो इसको लग जाता है बेटा टाइम ऐसे करने में। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19। रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस टू फॉर्म द साल्ट इज कॉल्ड, ये तो पता है ये न्यूट्रलाइजेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का पहले का आएगा ऑप्शन नंबर बी। द साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस जैसे बनी शुद्ध साल्ट, और वो भी होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच होगा 7 बेटा। ऑप्शन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है सी। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड वो भी एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका है पोटेशियम नाइट्रेट, वो हो गया डी। थर्ड का है डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आगे। Let's move आगे and which salt among the following used in the fire extinguisher, that is a sodium bicarbonate। 1 2 3 4 का आ जाएगा बेटा B। The solution of the salt is having the pH value less than 7, the salt has been derived from, ये तो होगा जरूरी strong acid और the weak base होगी वहां पर, strong acid and weak base। इसका है कोई ऑप्शन ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। एंड नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात कर लेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैपिडली डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट्स, वाटर, सनलाइट, विंड। फॉरेस्ट्स कुदरत की बात है, फॉरेस्ट्स जो इंसान अपनी इस लालच के लिए बहुत ही खत्म कर देता है, हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट इसका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर क्वेश्चन है, वो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इंसान कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज कर लेगा ताकि हम भी आराम से इनको यूज कर पाए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इसको आराम से यूज कर पाए। प्लानिंग ग्रोथ विद द मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ग्रोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज कॉज्ड टू दिस, स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंट वर्क टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, फिर तो जिंदा ही नहीं रहना है। ग्रोथ दैट इज द एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑप्शन नंबर 1 एंड द ऑप्शन नंबर 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। यानी यहां पर वो आप दोगे बी, इसका आ जाएगा बी, सेकंड का आ जाएगा बेटा बी, B is correct। Which factor is mainly responsible for increasing the demand of the natural, increased human population, use of the biodegradable chemicals, environmental pollution, scientific? Go with the increased human population, option number A। थर्ड का है ऑप्शन नंबर A बेटा। अच्छा, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन, जितना हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे, इसका है सी। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस, डिफॉरेस्टेशन क्या कर लेगी, रेनफॉल, सॉइल इरोजन नहीं, वो तो ज़्यादा ही होगी, ड्रॉट खुशकी वो तो ज़्यादा ही हो जाएगी, जनरली डिक्रीजेस। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग ट्रैप तो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर चला जाएगा उसको कोई है ही नहीं ट्रैप करने वाला, तो ग्लोबल वार्मिंग तो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेनफॉल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, रेनफॉल यह है वी, इसका आ जाएगा बेटा रेनफॉल। सो बेटा मुझे पता थी मैं तीनों सीरीज आज ही अपलोड कर लूँगा, लेकिन ड्यू टू द टाइम बहुत वीडियो बड़ा बन गया, सो आई हैव टू स्टॉप हियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सीरीज नंबर सी और सीरीज नंबर बी और सीरीज नंबर सी बेटा अपलोड कर लूँगा। सो आई होप कि ये सारा आपने ऐसे ही किया होगा एग्जाम में, एंड दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर यहाँ पर भी आपको कहीं पर कोई गलती हुई होगी, तो अगर इसके बावजूद कहीं किसी सवाल में कोई भी मसला होगा, डू कॉल मी 7006885900। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे अगली 2 सीरीज़ के। अगर लग रहा है कि मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा है, देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।